नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। भारतीय फिल्में शुरू से ही एक सीमा तक भारतीय समाज का आईना रही हैं, जो समाज की गतिविधियों को दिखाती रही हैं, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम हो या विभाजन की त्रासदी या युद्ध हो या फिर चंबल के डाकुओं का आतंक या अब राजनीति। हाल ही में आई फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स का एक डायलॉग है, चुनाव सर्कस की तरह होता है, यहां पर जोकर सिर्फ टाइम पास के लिए होता है, टिकट शेर देखने के लिए खरीदी जाती है। कहने को तो ये फिल्म बच्चों पर आधारित थी, लेकिन इसमें राजनेता, राजनीति, चुनाव और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा वार करने वाले कई दृश्य और डायलॉग थे। एक फिल्म आई थी आज का एमएलए रामावतार, जिसमें एक डायलॉग था जिसमें जब राजनीति पेशा बन जाती है तो कुर्सी देश से बड़ी हो जाती है। फिल्म सरकार राज का भी एक डायलॉग है, जिसके पास पावर है उसका रॉन्ग भी राइट हो जाता है। इसी फिल्म में एक और डायलॉग है, कोई भी फैसला चुनाव से होना चाहिए, दबाव से नहीं। जान लेना जुर्म है, पर सही समय पर जान लेना राजनीति। प्रकाश झा की फिल्म राजनीति का एक डायलॉग भी काफी चर्चित हुआ था, जिसमें नाना पाटेकर ये कहते नजर आए कि राजनीति में मुर्दे कभी गाड़े नहीं जाते, उन्हें जिंदा रखा जाता है ताकि टाइम आने पर वो बोले। ये डायलॉग भले ही फिल्मी है, लेकिन वर्तमान की राजनीति में ये पूरी तरह से फिट बैठ रहे हैं। सत्ता सुख के लिए नेता कुछ भी करने को तैयार हैं। नीति और सिद्धांत अब ज्यादा मायने नहीं रखते। पुरवैया डीएनए में हम आज छोटे दलों की राजनीति का डीएनए टेस्ट करेंगे। साथ ही झारखंड में जेएससीए और एचईसी के बीच विवाद पर भी चर्चा करेंगे। पुरवैया डीएनए में सबसे पहले बात बिहार विधानसभा चुनाव की। चुनाव में बड़ी पार्टियों की चर्चा खूब होती है और छोटी पार्टियां गुमनामी के अंधेरे में कहीं खोई रहती हैं, लेकिन छोटी पार्टियों की ताकत और उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। भारत में निर्दलीय उम्मीदवारों और छोटी पार्टियों की सफलता की दर मात्र 5% है। 1989 के बाद हर चुनाव में पहले से अधिक सीटें जीतती आ रही हैं और इन्हें मिलने वाले मतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इन पार्टियों को 1991 में जहां 1.7 करोड़ वोट पड़े थे, वहीं 2009 में यह बढ़कर 5.34 करोड़ हो गए। 1989 में गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों की संख्या 77 थी, जो 2009 में बढ़कर 321 हो गई है। 2014 के लोकसभा चुनाव तक गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों की संख्या लगभग 1600 तक पहुंच चुकी है। निर्दलीय उम्मीदवारों और छोटी पार्टियों को आमतौर पर खेल बिगाड़ने वाले अर्थात स्पॉइलर कहा जाता है और अक्सर इन्हें प्रतिद्वंदी पार्टियों के उम्मीदवारों के वोट काटने के लिए मैदान में उतारा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग में आज भी कई लोगों ने अपनी पार्टी के लिए आवेदन दिया है, जिसमें बिहार से भी कई हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में बिहार में 61 पार्टियों ने 178 उम्मीदवार खड़े किए थे। इन पार्टियों में केवल समता पार्टी ही ऐसी थी जिसके 26 उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि इंडियन जस्टिस पार्टी के सिर्फ 8, अधिकांश पार्टियों के सिर्फ 1 उम्मीदवार ही चुनाव लड़ा। क्षेत्र की जनता तक को पता नहीं था कि नेताजी कौन सी पार्टी के उम्मीदवार हैं। कुछ पार्टियां किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर, तो कुछ पार्टियां दूसरे राज्य विशेष के नाम पर चुनाव लड़ी। इन पार्टियों में कुछ का नाम तो चौंका देने वाला था, जैसे गांधी लोहियावादी पार्टी, राष्ट्रीय देहात पार्टी, जागो पार्टी, लाल मोर्चा, एकलव्य समाज पार्टी। अब इस बार भी बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले कई छोटी पार्टियां कुकुरमुत्ते की तरह उगाई हैं। जनाधार हो या ना हो, जनता का समर्थन हो या ना हो, जीत दर्ज करने का दम हो या ना हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। करीब 33 छोटी पार्टियां इस बार भी बिहार में अपना दम दिखाने को बेताब है। अब सवाल यह है कि जीत की रत्ती भर संभावना नहीं होने के बाद भी छोटी पार्टियां क्यों चुनाव लड़ती हैं? चुनाव के रंग में रंग चुका है बिहार। बैनर और पोस्टर से पट गई है राजधानी। बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े पोस्टरों के बीच छोटी पार्टियों के छोटे छोटे पोस्टर भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। अजब गजब नाम की पार्टियां इस बार बिहार के चुनाव में मैदान मारने की तैयारी में जुटी हैं। जानकार बताते हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण छोटी पार्टियों का उदय होता है। और वो जो पार्टी का एक अनुशासन होता था, कैडर बेस पार्टी का जो एक अनुशासन होता था, जिसमें डेमोक्रेटिक फ्रेम में हमारी असहमति हो सकती है, क्योंकि डिसेंट डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत है।
तो असहमति हमारी हो सकती है, लेकिन अगर पार्टी लाइन पर तय हो गया तो सभी उसको मानने के लिए तैयार होते थे। अब वो नहीं हो रहा है। अब अगर हमारी असहमति हो गई और पार्टी हमारी बात नहीं मानी तो हम पार्टी छोड़ देंगे और हम एक अलग पार्टी बना लेंगे। एक समय था पार्टी का गठन सिद्धांत के आधार पर होता था, लेकिन आज पार्टी गठन के पीछे नीति और सिद्धांत नजर नहीं आते। एक को परास्त करने के लिए दूसरे दल के लोग उनके डिसेंट वॉइस को कैपिटलाइज करके एक पार्टी बना लेते हैं, तो उस तरह से भी पार्टी आगे बढ़ रही है। यह मूल कारण है। बिहार में चुनाव को वर्षों से देख रहे अजय झा का कहना है कि छोटी पार्टियों के गठन के पीछे कई परिस्थितियां काम करती हैं। जैसे बड़ी पार्टी में टिकट नहीं मिलने के बाद लोग अपनी नई पार्टी बना लेते हैं। सीधे तौर पर लोग अपनी पॉलिटिकल जो एस्पिरेशंस हैं उसको पूरा करने के लिए इसको खोलते हैं, ये बात तो है ही है। इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियां बनाते हैं, लेकिन ये कई चीज़ों को एक साथ जन्म देता है। सबसे तो पॉलिटिकल पार्टी जो लोग बनाते हैं तो कुछ न कुछ कुवत वाले लोग होते हैं, किसी न किसी रूप में उन्होंने एक अपनी कुवत बनाई होती है, अपनी पहचान बनाई होती है, छोटे स्तर पर ही सही, बड़े स्तर पर ना माने तो भी। तो इसका फ़ायदा वो लेना चाहते हैं कई रूप में दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से। एक बात तो ये होती है। दूसरी बात ये होती है कि वो एक दांव भी खेलना चाहते हैं कि संभव है कि अगर हम 2-4 सीट भी निकाल ले जाएं तो अब जब कोलिशन गवर्नमेंट की सरकारें बनेंगी तो उसमें हमारे स्टेक्स भी काम आएंगे। छोटी पार्टियों के गठन को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन छोटी पार्टियों के नेता इन तर्क को नहीं मानते। उनका अपना ही तर्क है। जो पहले से पुरानी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, वो पार्टियों में मौका नहीं मिलता है, और ख़ास करके युवाओं को और नए जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं उनके लिए, इसीलिए उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनकर ये नई पार्टियां उभर कर आती है। परिस्थिति बनाया गया बड़ी पार्टियों के द्वारा, जिस कारण आज ये परिस्थिति बनी है। और हम समझते हैं कि जिन्हें लोग छोटी पार्टी कह रहे हैं, दरअसल ये छोटी पार्टी नहीं है, जनाधार वाला नेतृत्व है, और यही नेतृत्व बिहार में विकल्प की राजनीति खड़ा करने में सफल रहेगा। छोटी पार्टियों के आरोप से बड़ी पार्टियां इत्तेफाक नहीं रखती, ऊपर से वे छोटी पार्टियों पर ही कई आरोप मढ़ देती हैं। कई बार बड़ी पार्टियां उन अपेक्षाओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं होती हैं, खासकर राष्ट्रीय पार्टियां। छोटी छोटी बातों को लेकर लोग स्थानीय मुद्दा उठा लेते हैं और उस आधार पर जिनमें उनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है उसको एक राजनीतिक मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो वो जो अपनी महत्वाकांक्षा होती है सीमित दायरे में, जहाँ लोग क्षेत्रीयता, जातीयता को लेकर प्रेरित होकर राजनीति करते हैं, तो उसकी पूर्ति कई बार राष्ट्रीय पार्टी में रहकर संभव नहीं। एक ये वजह भी हो सकती है। पॉलिटिक्स का मशरूम सिंड्रोम है, तो ये मशरूम सिंड्रोम होगा कि चुनाव के समय ये फफूंदी की तरह उगेंगे और चुनाव के बाद गायब हो जाएंगे। ये सोचते हैं कि ये करके ये बार्गेनिंग पावर कुछ क्रिएट कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जनता इनको समझ जाती है कि ये कुछ नहीं है, ये 200-500 वोट का नुकसान करने वाले हैं हर जगह पे, इसलिए इनकी कोई अहमियत नहीं रहती है। बड़ी पार्टियों की सफलता के आगे छोटी पार्टियां कहीं नहीं टिकती, लेकिन उसके बाद भी चुनाव में उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। आइए सबसे पहले बात करते हैं बिहार में छोटी पार्टियों का उदय कैसे हुआ। बिहार में सबसे पहले 1967 में जन क्रांति पार्टी के महामाया प्रसाद सीएम बने। महामाया प्रसाद बिहार में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। 1970 में सोशलिस्ट पार्टी के कर्पूरी ठाकुर सीएम बने। इसी बीच जेपी के आंदोलन की शुरुआत हुई। इमरजेंसी खत्म होने के बाद कर्पूरी ठाकुर एक बार फिर बिहार के सीएम बने। 1990 के बाद बिहार में कांग्रेस लगभग खत्म हो गई और छोटी पार्टियों ने राज किया। ये तो बात बिहार की थी। देश में भी छोटी पार्टियों के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। अब दिल्ली का उदाहरण देखिए। आम आदमी पार्टी कैसे 3 साल के अंदर सत्ता के शिखर पर पहुंच गई, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरह नसीब शायद ही किसी छोटी पार्टी की होती है। आइए अब आपको छोटी पार्टियों को लेकर 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले आई एक रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। 25 फरवरी 2014 को एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक हमारे देश में सैकड़ों ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्हें मोटा चंदा मिलता है, जबकि वे चुनाव नहीं लड़ते। ये पार्टियां दिल्ली एनसीआर से लेकर मुंबई तक फैली हुई हैं। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक ईटानगर की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी फिनिक्स राइजिंग ने दिल्ली की एक पार्टी को 15 लाख रुपए का चंदा दिया है।
इस पार्टी का नाम है नेशनल यूथ पार्टी। इसी तरह मुंबई बेस्ड एक और पार्टी है फोरम फॉर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, जिसे नेपच्यून रिजॉर्ट्स एंड डेवलपर्स ने 1.5 लाख रुपए का चंदा दिया है। चुनाव आयोग के पास इस समय देश भर के 1600 राजनीतिक दलों का बाकायदा रजिस्ट्रेशन है और इनमें से ज्यादातर चुनाव नहीं लड़ती, लेकिन इनमें से ज्यादातर को चंदा मिलता है। ये चंदा छोटी कंपनियां देती हैं और चंदे की राशि होती है 11,000 रुपए से 5 करोड़ रुपए तक। अब सवाल यह कि इन पार्टियों को चंदा क्यों मिलता है। जानकार बताते हैं कि लोग पार्टी में निवेश कर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलते हैं। छोटी पार्टियों के नाम पर कई तरह के घालमेल हैं। जिस तरह से वे चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं, उसे देखते हुए उनकी सफलता की गारंटी कम ही लग रही है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर का कोई जनाधार नहीं होता, ना कोई लक्ष्य होता है। बस अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा साधने के लिए ये लोग पार्टी बना लेते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। पुरवैया डीएनए में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी कुछ और खबरों का डीएनए टेस्ट करेंगे। पुरवैया डीएनए में अब बात झारखंड की, जहां का एकमात्र इंटरनेशनल स्टेडियम विवादों में घिरता नजर आ रहा है। एचईसी का कहना है कि जिन शर्तों पर उनसे स्टेडियम के लिए जमीन दी थी, उन शर्तों का पालन नहीं हो रहा है। वहीं जीएसए का कहना है कि वो शर्तों का पालन कर रहा है। विवाद बढ़ने के बाद एचईसी ने लीज एग्रीमेंट रद्द करने का फैसला किया है। झारखंड का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अब विवादों में आ गया है। ताजा मामला इसके लीज डीड को लेकर है, जिसके मुताबिक एचईसी, जिसकी जमीन पर यह स्टेडियम बनाया गया था और जिन शर्तों के आधार पर एचईसी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने यह जमीन झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को दी थी, उन शर्तों का पालन नहीं हो रहा। यह है झारखंड का एकमात्र इंटरनेशनल स्टेडियम। इस स्टेडियम ने न सिर्फ लोगों के दिलों में पहचान बनाई, बल्कि ये रांची की पहचान भी बन गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या स्टेडियम की यह पहचान बच पाएगी, क्योंकि स्टेडियम जहां खड़ा है वो एचईसी की जमीन है। एचईसी का मानना है कि स्टेडियम के संचालन में झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन घोर अनियमितता बरत रहा है, जिसके बाद लीज रद्द करने के लिए एचईसी ने नोटिस भेजा है। देखिए, शर्तों का पालन नहीं हुआ है। वो शर्तों का जब पालन नहीं हुआ, हमने सारे शर्तों को देखा, उसमें बहुत सारे शर्तों है जिसका पालन नहीं हुआ है। उसके तहत हम लोगों ने उनको चिट्ठी दिया, उनको बताया कि भाई ये शर्त आप पालन नहीं कर रहे हो, इसका पालन अगर नहीं करोगे तो फिर एचईसी को कार्रवाई करनी पड़ेगी। एचईसी के नोटिस की कॉपी जी मीडिया के पास है, जिसमें एचईसी ने स्टेडियम में व्यावसायिक गतिविधियां चलने की बात कही है। स्टेडियम की जमीन के मालिक एचईसी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को नोटिस सर्व किया है टर्मिनेशन ऑफ डीड का, उसमें ये पूछा है कि स्टेडियम के अंदर व्यावसायिक गतिविधियां किन नियमों के आधार पर की जा रही है। क्योंकि जो एचईसी ने आरोप लगाया है, उनके मुताबिक स्टेडियम से क्लब चलाया जा रहा है, स्टेडियम में सबलीज किया गया है, रेस्टोरेंट चलाए जा रहे हैं, स्टेडियम के अंदर से मैरिज पार्टियां होती हैं, स्टेडियम से नाइट शो कराए जा रहे हैं। तो आखिर ये सब किन नियमों के आधार पर, और जो वित्तीय अनियमितताएं हैं, क्या स्टेडियम में जो मैच हुए हैं उन मैचों के दरमियान सीटें खाली थीं, जिसके लिए सिर्फ महज कुछ ही रुपए एचईसी को 5% के तौर पर दिया जा रहा है। नोटिस में एचईसी ने बताया है कि किस तरह झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन मनमानी कर रहा है। स्टेडियम में क्लब और रेस्तरां चल रहा है, जो करार में नहीं था। इसके अलावा करार में यह था कि एचईसी का सीएमडी स्टेडियम का संरक्षक होगा, लेकिन झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के वेबसाइट पर एचईसी के किसी सदस्य का कोई नाम नहीं है। वहीं झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव का कहना है कि हमने एचईसी को इस बाबत जवाब दे दिया है। जो भी लीज डीड में कंडीशंस ले डाउन किए गए हैं, अक्षरशः उनका पालन हुआ है। मैं तथ्यों से आपके सामने रखूंगा, अक्षरशः पालन हुआ है, बल्कि जितना पालन नहीं होना चाहिए तो उससे ज्यादा किया गया है।
अब देखना होगा कि झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन और बीसीसीआई के संयुक्त सचिव अमिताभ चौधरी के जवाबों पर एचईसी क्या रुख अपनाता है। संतोष कुमार, जी मीडिया, रांची। दरअसल एचईसी का कहना है कि जेएससीए ने आमदनी का 5% एचईसी को नहीं दिया। एचईसी का लोगो स्टेडियम में प्रमुखता से कहीं नहीं दिखता। एचईसी के सीएमडी को स्टेडियम का संरक्षक रखना था, लेकिन जेएससीए की वेबसाइट में इसका कोई जिक्र नहीं है। जेएससीए ने एचईसी के स्टेडियम के आसपास पार्किंग के लिए कभी एचईसी से इजाजत नहीं ली। इसके अलावा लीज डीड पर इस बात का जिक्र था कि स्टेडियम का इस्तेमाल सिर्फ खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा, लेकिन एचईसी के बिना अनुमति लिए क्रिकेट क्लब, मैरिज हॉल और रेस्टोरेंट चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा स्टेडियम में 5 स्टार होटल भी बनाया जा रहा है। इन निर्माण पर एचईसी को आपत्ति है। इसी आलोक में एचईसी ने जेएससीए से लीज रद्द करने का फैसला लिया है। वहीं इस संबंध में जेएससीए का कहना है कि वो शर्तों का पालन कर रहा है। अब इस विवाद से खेल का नुकसान होगा, क्योंकि इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में अब तक 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच और पिछले 2 सीजन से आईपीएल के मैच आयोजित होते रहे हैं, जिससे न सिर्फ यहाँ के लोगों का मनोरंजन हो रहा है, बल्कि युवाओं को भी काफी फायदा होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम पूर्वैया डीएनए में। लौटेंगे तो बात करेंगे रांची की रिम्स अस्पताल की। रिम्स में सजा काट रहे झारखंड के माननीय और रसूखदार कैदी अक्सर मजे लेते हैं, लेकिन शायद अब वो दिन बीते दिन की बात हो गई। जेल में सजा काट रहे झारखंड के माननीय और रसूखदार अब बीमारी का बहाना बनाकर रिम्स में आराम नहीं फरमा पाएंगे। हाईकोर्ट की फटकार के बाद स्वास्थ्य विभाग ने रिम्स के कॉटेज पर सख्ती दिखाई है। नए आदेश के अनुसार अब जेल से रिम्स पहुंचने वाले वीआईपी या वीवीआईपी 3 सप्ताह से ज्यादा कॉटेज का मजा नहीं ले पाएंगे और उन्हें हर हाल में वापस जेल या बेहतर इलाज के लिए किसी दूसरे स्वास्थ्य संस्थान का रुख करना पड़ेगा। झारखंड प्रदेश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संस्थान रिम्स एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार चर्चा रिम्स के कॉटेज को लेकर है, जहां जेल से सजा मिलने के बाद झारखंड के माननीय और वीवीआईपी बीमारी का बहाना बनाकर मजा मारते हैं। हाईकोर्ट की ओर से इस मामले पर संज्ञान लेने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने जेल में सजा काट रहे ऐसे माननीयों के रिम्स में स्वास्थ्य लाभ की समय सीमा निर्धारित कर दी है। 2 सप्ताह से बेसी हॉस्पिटल में नहीं रह सकता है। कॉटेज में हो चाहे कहीं हो, उसकी इलाज 2 हफ्ता तक होगा। 2 हफ्ता के बाद अगर जेल जाना है तो जेल जाए। हम नहीं रह सकते। हमने नियम बना दिया है। झारखंड सरकार एक नियम बनाई है, इसलिए अब कहीं कोई विवाद नहीं होगा। दरअसल झारखंड की राजनीति में जेल और रिम्स का पुराना कनेक्शन रहा है। नेताजी जेल जाते ही बीमार पड़ जाते हैं और फिर उन्हें रिम्स के कॉटेज की याद आती है। नेताजी यहाँ न सिर्फ बड़े ठाट से रहते हैं, बल्कि उनका यहाँ दरबार भी लगता है। रिम्स में इस वक्त कुल 14 वातानुकूलित कॉटेज हैं, जहां भर्ती होने के लिए वीआईपी मरीज को रिम्स के किसी डॉक्टर का सिर्फ लिखित आदेश चाहिए। माननीयों के साथ सुरक्षा का मामला भी जोड़ दिया जाता है और उसके बाद जो होता है वो किसी से छुपा नहीं। उनका एक रिकमेंडेशन है, प्लस उसके सुरक्षा जो उनके साथ लगे हुए हैं उनका एक रिक्वेस्ट है कि हमको सुरक्षा कारणों से हमको दिया जाए। तो दोनों पहलुओं को ध्यान में रख के जो यूनिट इंचार्ज हैं वो अपना निर्णय लेते हैं और उसी के आधार पर हम लोग देखते हैं। रिम्स के कॉटेज से माननीय और वीआईपी कैदियों को दूर रखने की ये कोशिश स्वास्थ्य विभाग के लिए इतना आसान भी नहीं है। ऐसा इसलिए कि जेल से लाए गए कैदी को स्वास्थ्य जांच के बाद वापस जेल भेजना तो आसान है, पर बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए किसी दूसरे संस्थान भेजना मुश्किल, क्योंकि इसके लिए कोर्ट की प्रोसेस से गुजरना होगा और इस बीच कैदी मरीज को रिम्स में रखना विभाग की मजबूरी होगी। अविनाश कुमार, जी मीडिया, रांची। रिम्स कॉटेज क्या टूरिस्ट प्लेस है? सोमवार को हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से यही सवाल पूछा था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि कानून का सख्ती से पालन कराया जाए। कोर्ट की फटकार के बाद सरकार अब गंभीर दिख रही है। अब राज्य सरकार का दावा है कि बंदियों के इलाज के लिए उसने गाइडलाइंस निर्धारित कर दी है, जिसके मुताबिक किसी भी बंदी की जांच पहले ओपीडी में होगी, उसके बाद जरूरत पड़ने पर भर्ती किया जाएगा।
मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर अधिकतम 2 सप्ताह तक बंदी को रखकर इलाज किया जा सकता है। 2 सप्ताह से अधिक के इलाज पर संबंधित जेल अधीक्षक को अदालत से अनुमति लेनी जरूरी होगी। आपको बता दें कि रिम्स के 12 नंबर कॉटेज में फिलहाल पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही इलाज करा रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री ददई दुबे, पूर्व विधायक कमल किशोर भगत, पूर्व मंत्री अनु सिक्का, हरिनारायण राय, नलिन सोरेन और सत्यानंद भोक्ता रिम्स में रहकर अपना इलाज करा चुके हैं। इन नेताओं के अलावा कई और नेता और अधिकारी हैं जो जेल में रहते हुए रिम्स के कॉटेज का आनंद ले चुके हैं। फिलहाल पुरवैया डीएनए में बस इतना ही। नमस्कार।